नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में थोड़ा-सा हम अपने वेव फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वेव फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने वेव फंक्शंस के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे वेव फंक्शंस हैं जो कि हम जनरली एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने किसी भी वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या-क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपने वेव फंक्शन इससे पहले भी देख रखा है, हम बहुत बार ये बात करते रहते हैं। आपका जो वेव फंक्शन जनरली हम स्पेस एंड टाइम जो भी अपना होता है, इसका फंक्शन मान के चलते हैं। ये वेव फंक्शन हो गया, फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये वेव फंक्शन का ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, जो कि वेव फंक्शन और अपना जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन है, आपके प्रोबेबिलिटी में, आपके नॉर्मलाइजेशन में, आपके ऑर्थोगोनलाइजेशन में, आपके परटर्बेशन थ्योरी में, हर जगह इसका यूज़ होता रहता है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ना गैस कि हमारा जो वेव फंक्शन है, एक इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कौन सा एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है? या फिर कोई एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि 4 ऑप्शंस में से अपना जो वेव फंक्शन है वो आप सेलेक्ट कीजिए, बोलिए कि यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है इसको, ठीक है? तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, क्वेश्चन जो कि बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपना जो वेव फंक्शन उसके बारे में बात करते हैं। वेव फंक्शन क्या क्या होता है, किस तरीके से उसमें चीज़ें रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं। देखिए क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है, एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जैसे होता है, वो एक सिस्टम जो होता है ना, उसी के स्टेट को, एक अवस्था होती है, एक कंडीशन होती है, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसके थ्रू ही उसको लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है? एंड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम। तो वही चीज है कि अगर आपके पास क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली ये होता है, उसके स्टेट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें वेव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद उस सिस्टम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो हमारा जो वेव फंक्शन है वो कंटेन करता है, होल्ड करता है, उसके पास सारी चीजें होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ड्यू टू बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे पास जो वेव फंक्शन होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी देखे हैं, तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है उसके पास कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है? एंड साइड डिस्क्राइब द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है किसी भी पार्टिकल का, आप जैसे वेव प्रॉपर्टीज अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने देखा ना कि हमारा जो वेव फंक्शन है क्या क्या चीजें कर सकता है। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो भी अपने सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन होगा उसको वो बता सकता है, वो रिप्रेजेंट करता है, होल्ड करता है। इसके पास कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे जो वेव फंक्शन दिए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए जाएंगे, तभी हम यहाँ पे ना अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं। अगर मेरा वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की भी बात नहीं कर सकता, ठीक है? तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस कारण से उसके पास कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है? हमारे पास जो अगर पार्टिकल होगा, अगर उसका जो भी वेव प्रॉपर्टीज अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हमें उसमें वेव फंक्शन मदद करता है, ठीक है? अब जैसे देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो अपना वेव फंक्शन था और उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम बात कर रहे थे, उसकी मदद से हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है? आपकी और भी जो चीजें हैं अगली कुछ क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं। ये काफी सारी चीजें हैं जो कि हम अपने वेव फंक्शन की मदद से, जो अपने एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन उसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पोजीशन एट अ टाइम टी, ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी जो हम बात करते हैं, ये वेव फंक्शन की मदद से ही हम इसको निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है? तो मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम दिया जाएगा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पोजीशन में बात कर रहा हूं गाइस, कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, कोई भी एक सिस्टम है अपना क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, उसमें हम पार्टिकल की जो मतलब एक प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि उस सिस्टम में पार्टिकल है कि नहीं है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं।
और वो भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, मतलब कभी भी मैं चाहूँ तो एक पर्टिकुलर टाइम टी पे वहां पे उस सिस्टम में अपने उस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, और वो अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला उसके थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी उसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी, मतलब ये कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। ठीक है ना, इनमें डिफरेंस नहीं है। अब इसमें देखिए, इसी में मैं चाहूं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है ना गैस, इस पर्टिकुलर जो एक रीजन में मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं आपको एक इंटीग्रेशन फॉर्म में भी बोल सकता हूं कि एक लिमिट ए से लिमिट बी के बीच में जो भी आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है अपने पार्टिकल की, आप कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो जनरली वैसे भी किया जाता है, जो कि हम अगली क्लासेस में आपको बता देंगे, तो वो भी आप आगे की जो क्लासेस उनको जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता है। मान लीजिए ये कैसे बना है गाइस, हमारे पास जो साई था अपना, ठीक है, और फिर एक जो साई स्टार था, इसको जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, मॉड में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो स्क्वायर इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, एक स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल रहा है, उसी का एक मॉड स्क्वायर साई एक्स टी हम यहाँ पे बना सकते हैं डीएक्स। ये जो आपकी वैल्यू होती है ये यूनिटलेस वैल्यू होती है गैस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहें अपना डायमेंशन के फॉर्म में भी इसको चाहें तो बना सकते हैं गैस, अगर डायमेंशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे ना जो आपकी वैल्यू होती है, जो मॉड साई एक्स टी का होल स्क्वायर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है, 1 अपॉन डिस्टेंस की पावर n, मतलब ये जो आपका n है ना गैस, ये आपकी डायमेंशंस है, और ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी एक लिमिट में होती है, वो इंटीग्रेशन के फॉर्म से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, आप कहीं पे भी अपनी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है ना, ये वैल्यूज आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, तो याद रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, हमारे पास ना जो वेव फंक्शन है आपका, जो भी साई एक्स टी है, अगर हम उसका डायमेंशन आपसे पूछते हैं, यूनिट पूछते हैं, तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, सॉरी, वेव फंक्शन इज इक्वल टू जो आपका साई एक्स टी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिस्टेंस इसकी पावर n/2। अब ये जो वेव फंक्शन होना गाइस, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस डायमेंशन में है, कितने डायमेंशन में है, उसी हिसाब से आपके पास ये जो n की वैल्यू होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वेव फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस, वैसे तो डिस्टेंस के फॉर्म में होगा, लेकिन अब उसकी पावर थोड़ी सी चेंज हो सकती है गाइस। ठीक है, तो 1 अपॉन डिस्टेंस की पावर n/2। ठीक है, तो n आपका 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जिसमें भी अगर हम बात करना चाहें वो आपका हो सकता है, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए, ये डिस्टेंस के फॉर्म में नहीं, डिस्टेंस के इनवर्स के फॉर्म में उसकी पावर हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि 1 अपॉन में है तो ऑब्वियस सी बात है उसी तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वेव फंक्शंस हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके लिए कंडीशन। तो देखिए, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं या फिर कंडीशंस भी बोल सकते हैं, ये फॉलो करना ही पड़ेगा किसी भी वेव फंक्शन को, तभी हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे साई शुड बी फाइनाइट, हमारा जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, और वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में होना चाहिए गाइस। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई के एक्स, मतलब कि नॉर्मल जो वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस माइनस, इस तरीके से हमने लिया है। फिर ये इस तरीके का भी अगर चाहे तो वेव फंक्शन हो सकता है, कई बार ये रियल पार्ट में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमने इमेजिनरी पार्ट वहां से हटा रखा है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, कई बार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद साइन की एक्स के फॉर्म का भी हमारा जो वेव फंक्शन है हो सकता है, हमारा एक्सपोनेंशियल माइनस के, ठीक है ना, आपका मॉड एक्स, इसके फॉर्म में भी हमारा जो वेव फंक्शन है दिया जा सकता है। तो ये कुछ आपके जो पैटर्न है आपको एग्जाम में दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा कि हम कौन सा वेव फंक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या फिर एक इसमें से दे दिया जाएगा और जो 3 ऑप्शन होंगे वो कुछ और दे दिए जाएंगे, तो वो वहां पे कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, आपको ये पूछी जाएगी। हमारा जो साई होगा गाइस वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है ना, साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, मतलब कि जब भी हम वैल्यूज कुछ रखें, जब उनको कैलकुलेट करें, तो हमारी जो वेव फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू हमारे पास देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है ना, एक टाइम पे एक ही हमारी सिंगल वैल्यू दिखेगी। अब इसमें ना जो आपका वेव फंक्शन होगा गाइस वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, अपना जो फंक्शन है मतलब अलजेब्रिकल फॉर्म में भी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, उस कंडीशन में ऐसा दिया जा सकता है जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा।
तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम उसमें कुछ वैल्यू आपको देंगे, कुछ लिमिट रखने को देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक सिंगल वैल्यूड फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो याद रहे यही वाला भी क्वेश्चन में आ सकता है, बोला जा सकता है कि भाई कैसा फॉर्म हो सकता है। तो चारों ऑप्शन याद रखिए, मतलब चारों जो कैटेगरीज हैं इसमें एक आपका दे दिया जाएगा, या फिर ये इसमें से 3 रख दिया जाएगा, कोई एक और कैटेगरी रख दी जाएगी, तो उसमें से हमें इनकरेक्ट कैटेगरी को फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, और फंक्शन टाइप में मतलब अलजेब्रिकल जो आपके पास चीजें होती है उस टाइप में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए गाइस। ठीक है ना, नो ब्रेक इन प्लॉट प्लस सिंगल वैल्यूड, मतलब कि हम जो भी उसका प्लॉट अगर कर रहे होंगे, उसका जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब बनाने जाएंगे तो उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस वो वैरी करते रहना चाहिए, या फिर वैरी करे या फिर ना करे, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए गाइस। ठीक है ना, लगातार चलते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइज शुड बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। अगर हम वेव फंक्शन की बात कर रहे थे वो आपका सिंगल वैल्यूड हो रहा था, लेकिन अगर उसका डिफरेंशिएशन भी कर देंगे, अगर उसका डेरिवेशन वाला पार्ट लेके चलते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करते हैं, तो वो भी फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे एक बार तो वो जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी उसकी कुछ वैल्यू देखने को मिलनी चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और उस दौरान भी उसकी जो वैल्यू है मतलब सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। ठीक है, एंड हमारे पास जो डेरिवेटिव है अपने साई का वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कि हमने साई को देखा, कंटिन्यूअस अगर है उसका डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हम बना सकते हैं गाइस। हमारे पास ना जो वेव फंक्शन है, इफ पोटेंशियल इज फाइनाइट, अब वहां पे पोटेंशियल भी दिया जा सकता है उस पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, तो अगर हमारे पास पोटेंशियल जो है वो आपका फाइनाइट है, तो वहां पर ना आपका नॉन रिजिड वॉल, इस टाइप का भी कंडीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं याद रहे जो भी आपका वहां पे कंटिन्यूटी जब हम चेक कर रहे होंगे तो हम पोटेंशियल पे भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। पोटेंशियल आपका क्या है, फाइनाइट है, तो हमारे पास वहां पर जो बाउंड्री होगी वो आपकी नॉन रिजिड होगी। ठीक है, तो रिजिड जो हम बाउंड्री की बात करें यहाँ पे नॉन रिजिड बेसिकली होगा, तो वॉल या फिर बाउंड्री आप दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे ना इस सिचुएशन में हमें अपनी जो कंटिन्यूटी होगी गाइस वो चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ये याद रखिए, पोटेंशियल जब फाइनाइट होगा तभी नॉन रिजिड और चेक कंटिन्यूटी। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल ना इनफाइनाइट दिया गया है तो हमारा जो वहाँ पे बाउंड्री होगा, जो वॉल होगा, वो आपका रिजिड होगा, और हमें वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास जब पोटेंशियल फाइनाइट है तो क्या चेक किया जाएगा, जब पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो क्या चेक किया जाएगा, वहाँ पे बाउंड्री कैसी होगी। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है गाइस। ठीक है, हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास जो साई है, फिर साई स्टार है, अब साथ में आते हैं तो ये तो आप करते ही हैं। ठीक है, फिर इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो वही है जब इसको इंटीग्रेशन लगा दिया जाता है ना, तो इसी को हम स्क्वायर इंटीग्रेबल भी बोल सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होगी उसको हम अपना बोल सकते हैं कि जो अपना वेव फंक्शन है हमारा, अगर ये कैटेगरी को फॉलो करता है तो वो आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, और वो एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बोला जाएगा। उसके लिए कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और ये जो भी आपका ये कंडीशन है ना गाइस, ये जो लिमिट हम फॉलो कर रहे हैं ये पूरे स्पेस में हम ले सकते हैं। पूरा का पूरा जो भी आप सिस्टम लेके चलेंगे, जो पूरा स्पेस लेके चलेंगे, वो पूरा रीजन आपको लेके चलना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हम ये भी बोल देंगे कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो अपना जो प्रोबेबिलिटी है उसको फॉलो कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है 1 आ रही है, मतलब वो वहाँ पे उस टाइम पे हमारा जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 आ रही है। ठीक है, हमारे पास वेव फंक्शन के लिए भी कुछ कंडीशंस है। वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट फॉर बोथ। हमारे पास जो वेव फंक्शन है ना वो भी फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस है। जैसे कि बाउंड स्टेट के लिए बात करें तो वहां पे भी फाइनाइट होना चाहिए, और अनबाउंड स्टेट के लिए बात करें तो वहां पे भी फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि ये भी 2 तरीके के आपके स्टेट्स होते हैं। वेव फंक्शन इसमें भी पूछा जाता है। तो आपके पास फॉर बाउंड स्टेट वेव फंक्शन हमारा जो साई होगा वो आपका 0 होगा एट एक्स वाई जेड, आपके जो होंगे टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। वहां पे आपकी में जो वैल्यू है वो फाइनाइट, ये तो है ना आपका 0 तो फाइनाइट है, ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर हम अनबाउंड स्टेट पे बात करें तो ये फाइनाइट में कुछ भी हो सकता है ये आपका, और ये भी उसी रीजन पे, मतलब एक्स वाई जेड जो भी आपका है प्लस माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास बाउंड स्टेट के लिए थोड़ा सा साइज इक्वल 0 हो जाएगा। आपकी लिमिट आपको एक्स वाई जेड की मतलब प्लस माइनस इनफाइनाइट आप टेंस टू करा सकते हैं। एंड अगर हम अनबाउंड स्टेट के लिए बात करें तो ये जो आपका साई है वो कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा आपका फाइनाइट में कुछ भी आपका हो सकता है, और वो आपकी जो वैल्यू होगी एक्स वाई जेड टेंस टू
वही प्लस माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो वेव फंक्शंस की कंडीशंस होती है, जो कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बात कर सकते हैं और इन पे डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।